चलिए, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय हिंद। कैसे हैं? बढ़िया हैं? उम्मीद है मस्त हैं, स्वस्थ हैं, व्यस्त हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन करने की तलाश में हैं, है ना? और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करेंगे। जीवन ऐसे ही होता है भाई। है ना? और देखो, इंसान तो जीवन में है ही सही, मतलब इस लाइफ में इंसान ने अगर जन्म लिया है तो उसे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। और इंसान इच्छाओं का पुलिंदा है। उसकी इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं हो सकती। मेरी इच्छाएं भी कभी खत्म नहीं हो सकती। मैं बहुत कुछ चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे पास प्राइवेट जेट हो। मैं चाहता हूं कि बड़ा सा घर हो। मैं चाहता हूं कि दुनिया की हर खुशी में अपने परिवार को दूं। उसके लिए बहुत सारी मात्रा में पैसा हो। कौन व्यक्ति नहीं चाहेगा? हर व्यक्ति चाहेगा। क्यों? क्योंकि मेरी इच्छाएं बहुत ज्यादा है। तो इकोनॉमिक्स तो बात ही यही करता है। इकोनॉमिक्स को पढ़ने की जरूरत ही है कि मनुष्य की इच्छाएं बहुत सारी है, लेकिन लेकिन उसके पास संसाधन बहुत सीमित है। लिमिटेड लिमिटेड उसके पास रिसोर्सेज है। अब उस लिमिटेड रिसोर्सेज में बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति करना है। इसीलिए इकोनॉमिक्स पढ़ा जाता है। खैर, आप सभी का एक बार पुनः तहे दिल से स्वागत करता हूं आज की इस कक्षा में। जल्दी से क्लास के साथ जुड़ेंगे ताकि आज की इस कक्षा की शुरुआत हम कर सकें। ठीक है, चलिए। ओके, तो कल लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा उसके बारे में भी रिवीजन होना जरूरी है ना? तो मौद्रिक नीति के बारे में मैंने बताया था, कठोर मौद्रिक नीति क्या होती है और सस्ती मौद्रिक नीति क्या होती है, इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया था। फिर मौद्रिक नीति के उपकरण क्या क्या थे, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। रेपो रेट पढ़ लिया था और रेपो रेट के साथ साथ रिवर्स रेपो रेट भी हमने पढ़ लिया था। अब रिवर्स रेपो रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, ये सब बातें हो गई। आज हम इससे आगे की कहानी को समझेंगे। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनना। मैं आपको बताता हूं कि बैंक क्या क्या काम करता है। आपको पता है बैंक के क्या क्या काम होते हैं? किसी भी कमर्शियल बैंक के क्या क्या काम होते हैं, व्यापारिक बैंकों के क्या क्या काम होते हैं? तो मैं आपको बताता हूं कि व्यापारिक बैंकों के क्या क्या काम हैं। बहुत सारे काम करता है व्यापारिक बैंक। कमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंक का मतलब होता है ऐसे बैंक जो व्यापार करे, जो लेना देना करे, किस चीज का? पैसों का। उन्हीं को व्यापारिक बैंक कहा जाता है। उन्हीं को हम व्यापारिक बैंक के नाम से जानते हैं। ओके, तो व्यापारिक बैंक या कमर्शियल बैंक आप इन्हें बोल देते हैं। तो बैंकों के क्या क्या काम हैं? कमर्शियल बैंक बोल रहे हैं आप इसे, क्या बोल रहे हैं? कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंकों के कार्य, व्यापारिक बैंकों के कार्य, व्यापारिक बैंकों के कार्य। व्यापारिक बैंक के क्या क्या काम है, कमर्शियल बैंक के क्या क्या काम है? तो इसके काम, काम को हम मतलब मुख्य कामों को हम देख लेते हैं। इसके मेन क्या क्या काम है? तो हेडिंग डालेंगे व्यापारिक बैंकों के मुख्य कार्य, मेन फंक्शंस को हम देखते हैं। ऐसे तो ना बैंकों के पास बहुत सारे काम है। मैं बताता हूं क्या क्या काम है। बैंक चेकबुक जारी करता है, बैंक क्रेडिट कार्ड जारी करता है, बैंक डेबिट कार्ड जारी करता है, बैंक बहुत सारे काम करता है यार। बैंक लोगों का पैसा अपने पास जमा भी करता है, बैंक लोगों को लोन भी देता है, कई सारे काम करता है। ठीक है, पर इसके मुख्य कार्यों की अगर मैं बात करूं, बैंक पासबुक भी प्रिंट करता है, मुझे याद आया, कई सारे काम है। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना जरा अच्छे से। मैं ये कहना चाहता हूं कि बैंक के मुख्य कार्य क्या क्या है। तो सबसे पहला इसका काम है और उसे हम बोलते हैं जमा स्वीकार करना। बैंक जनता से पैसा जमा स्वीकार करता है, जनता का पैसा जमा स्वीकार करता है। मेरा अकाउंट कैनरा बैंक है, कैनरा बैंक के अंदर है, तो बैंक जमा स्वीकार करता है। तो बैंक का एक मुख्य कार्य है जमा स्वीकार करना। क्या बोलते हैं आप इसे? जमा स्वीकार करना। और जमा स्वीकार को हम लोग किस नाम से जानते हैं अंग्रेजी में? तो इसको बोलते हैं एक्सेप्ट डिपॉजिट। बैंक आपका पैसा बैंक में जमा करता है, एक्सेप्ट डिपॉजिट। जैसे मेरा अकाउंट कैनरा बैंक में है, तो मैं कैनरा बैंक में अगर पैसा जमा करूंगा तो बैंक मुझे मना थोड़ी करेगा कि नहीं नहीं आपका पैसा जमा नहीं करेंगे। वो बोलेगा अरे महोदय तुरंत लाइए पैसा। तो बैंक का पहला मेन फंक्शन है जमा स्वीकार करना। ये जनता से पैसा जमा स्वीकार करता है। जनता इसके पास आती है, पैसा देती है, बदले में ये उनको ब्याज देता है। ये, और इसका दूसरा मेन फंक्शन है लोन देना। क्या है? लोन देना, लोन। और लोन देना को हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? ऋण देना। ऋण देना।
और ऋण को मतलब होता है, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं लैंडिंग लोन्स। क्या बोलते हैं आप इसे? लैंडिंग लोन। क्या बोलते हैं आप इसे? लैंडिंग लोन। ठीक है, तो लोन देना, ये इसके दो मुख्य कार्य है, जमा स्वीकार करना और एक होता है आपका लोन देना। आ गई बात समझ में? ये इसके दो मुख्य कार्य है, ये इसके दो मुख्य कार्य है मेरे दोस्त। ये किसके कार्य है? व्यापारिक बैंकों के कार्य। बाकी काम तो और भी बहुत सारे, पर ये दो मुख्य कार्य। याद रखना है, बैंक लोन देकर के ही, बैंक जनता को लोन देकर के ही पैसा कमाता है। तो बैंक पैसे से पैसा कमा रहा है। ठीक है, तो मैं इसके अंदर लिखता हूं कि जनता को लोन देकर, जनता को ऋण देकर, ऋण देकर लाभ कमाता है। जनता को ऋण देकर लाभ कमाना, लाभ कमाता है, जिसे साख सृजन कहा जाता है ना, जिसे साख सृजन कहा जाता है। पैसों से पैसा कमाना, इसी को बोलते हैं साख सृजन, जिसे साख सृजन, साख सृजन, क्रेडिट क्रिएशन कहा जाता है। तो पैसा देकर पैसा कमाना, जिसे साख सृजन कहा जाता है, जिसे साख सृजन कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। क्या बोलते हैं आप इसे? क्रेडिट क्रिएशन के नाम से आप इसे जानते हैं। तो साख सृजन क्या होता है? तो पैसा देकर पैसा कमाना, इसको बोलते हैं साख सृजन। क्या बोलते हैं इसे? साख सृजन के नाम से आप इसे जानते हैं। ओके, तो कल मैंने आपको यह बताया था कि साख सृजन क्या है। ओके, तो साख सृजन का मतलब होता है पैसे से पैसा कमाना, और ऋण देकर बैंक क्या करता है? पैसे से पैसा कमाता है। ठीक है, अब देखो, बैंक के अंदर जमा दो तरीके से आप कर सकते हैं। मैं बैंक में गया पैसा जमा करने, तो बैंक वालों ने मुझे दो ऑप्शन दिए। बोले सर आपके पास 5 लाख रुपए है, तो आप किस तरीके से जमा करना चाहेंगे? मैंने कहा मतलब? तो बोले सर हमारे पास जमा करने की दो तकनीकें हैं। पहली तकनीक तो यह है कि आप इस तरीके से हमारे बैंक में जमा करें जिससे आप कभी भी उस पैसों को निकालना चाहे तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा हाँ यार, मेरे को तो ऐसा ही जमा करना है कि मैं अपने पैसे की डिमांड कभी भी कर सकूं। मैं अभी जमा करने आया हूं, हो सकता है 10 मिनट बाद मेरे दोस्तों को पैसों की जरूरत पड़ जाए, तुरंत फोन पे कर दूं मैं, ऐसा जमा चाहिए मुझे। तो बोले सर इस तरीके से जमा करोगे तो उसे मांग जमा हम बोलते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मांग जमा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मांग जमा के नाम से आप इसे जानते हैं। ओके, तो पहला तरीका क्या है? मांग जमा। पहला तरीका क्या है? मांग जमा। क्या तरीका है? मांग जमा। इसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट। क्या बोलते हैं आप इसे? डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। तो पहला तरीका है मांग जमा। और मांग जमा का मतलब क्या होता है? तो जिसकी मांग कभी भी कर सके। भाई मेरा पैसा मेरा हक, तो मेरे पैसे की डिमांड में कभी भी कर सकूं भाई, है ना, उसको बोलते हैं मांग जमा। तो मैं लिख देता हूं जिसकी मांग कभी भी की जा सके। आधी रात को भी पैसों की आवश्यकता पड़ेगी तो निकाल के देना पड़ेंगे उनको। जिसकी मांग कभी भी की जा सके, मतलब मना नहीं कर सकती वो, जिसकी मांग कभी भी की जा सके, जिसकी डिमांड हम कभी भी कर सके, है ना। भाई मेरे पास फोन पे, तुरंत निकाल लू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, मेरे पास फोन पे, मैं कभी भी निकाल लू। ठीक है, यशोवर्धन यादव सर आगे पीछे छूट रहा है, क्या छूट रहा है भाई? मेरे प्यारे भाई, सीआरआर और एसएलआर को समझने के लिए मैंने बीच में इस टॉपिक को लिया है। ये टॉपिक नहीं है, दरअसल एक पॉइंट है। आप बीच में क्लास में आए हो इसलिए आपको दिक्कत आ रही है। मैं बताता हूं, मैंने बताया था कल सीआरआर एसएलआर नहीं बताया था, मैंने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट बताया था। उसके बाद में हमें सीआरआर एसएलआर पढ़ना था, लेकिन सीआरआर को समझने के लिए, एसएलआर को समझने के लिए हमें पहले यह समझना पड़ेगा कि व्यापारिक बैंकों के क्या क्या मुख्य कार्य है। तो इसके मेन फंक्शन दो है। सबसे पहला है जमा स्वीकार करना और दूसरा है लोन देना। लोन देकर के ये पैसे कमाता है जिसको हम बोलते हैं साख सृजन। ओके, और इसका जमा स्वीकार करना पहला मुख्य कार्य है। और जमा स्वीकार बैंक में दो तरीके से किया जा सकता है। बैंक दो तरीके से आपका पैसा जमा कर सकता है, या तो वो मांग जमा कर ले, जिसकी मांग कभी भी कर सको, आप ऐसा जमा कर दो। और दूसरा मेरे साथियों, दूसरा जो जमा है उसे बोलते हैं समय जमा, है ना, कि आपने बैंक में जमा किया एक निश्चित समय अवधि के लिए।
है ना, इसको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। इसमें नियम कानून शर्तें सब कुछ होती है। इसमें जैसे मान लो मेरे पास 2 लाख रुपए मैंने बैंक में जमा किए, तो भाई मैंने जमा किए 5 सालों के लिए कि 5 सालों तक मैं अपने इन पैसों को नहीं छूऊंगा, ठीक है, यहीं रहेंगे ये, इसकी डिमांड नहीं करूंगा, तो बैंक उन पैसों का निश्चिंत होकर के उपयोग कर सकती है। ठीक है, जैसे एफडी करवा लो, एफडी, एफडी का मतलब क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट। एफडी का मतलब क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट। तो समय जमा, फिक्स डिपॉजिट, इसका एक बढ़िया उदाहरण है, एफडी बोलते हैं आप लोग कि हमने एफडी करवा रखी है। वैसे ही एक होता है आवर्ती जमा, जिसे आरडी बोलते हैं, हर महीने आपके अकाउंट से पैसा कटता जाएगा, है ना, जिसे आरडी बोलते हैं, रिक्यूरिंग डिपॉजिट आप इसे बोलते हैं अंग्रेजी में। हर महीने आपके अकाउंट से एक ईएमआई कटती जाएगी, वो बैंक में जमा होती जाएगी, तो इसे बोलते हैं समय जमा। तो ये जमा 2 तरीके का होता है बैंक में, एक मांग जमा, एक समय जमा। मांग जमा का मतलब है जिसकी मांग आप कभी भी कर सको, और एक होता है समय जमा, जिसकी मांग आप एक निश्चित समय अवधि के बाद ही कर सकते हो, मैच्योरिटी जब आएगी तभी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों है। मान लेते हैं, अच्छा गणित में आपने देखा होगा कि जब भी 2 या 2 से अधिक चीजों को आपस में जोड़ा जाता है तो ग्रोस शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, ग्रोस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो मैं एक काम करता हूं, इन दोनों को जोड़ देता हूं। किस किस को जोड़ देता हूं, एक तो डिमांड डिपॉजिट को जोड़ देता हूं, और एक टाइम डिपॉजिट को जोड़ देता हूं। तो मैंने डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट दोनों को जोड़ा। तो जब 2 या 2 से अधिक चीजों को आपस में जोड़ा जाता है तो ग्रोस शब्द लगाया जाता है। ग्रोस, ग्रोस, ग्रोस का मतलब होता है समग्र, या इतना ज्यादा चक्कर में मत पड़ना, आप तो डायरेक्ट लिखना, है ना, जीडीटीएल मिलता है, जीडीटीएल। मैं इनके फुल फॉर्म लिखवा दूंगा, चिंता मत करना। क्या मिलता है, जीडीटीएल मिलता है, जीडीटीएल, ग्रोस डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। मतलब या तो एक बात यह कि हम इसको भी खोलें कि ये क्या चीज होती है, या फिर इतना जरूरी नहीं है, आप इतना भर समझें कि बैंक वालों के पास में जब कोई व्यक्ति पैसा जमा करता है तो बैंक वालों को टेंशन होती है, अरे बाप रे, जैसे मैं बैंक में पैसा जमा करने गया तो बैंक वालों को टेंशन होगा, अरे बाप रे विनय कुमार के 2 लाख रुपए, अब इसे ब्याज सहित देना पड़ेंगे, अरे बाप रे टेंशन हो गई, बैंक वालों को टेंशन होगी। ऐसे हमारी क्लास में जितने भी साथी जुड़े हो, अगर हम सब बैंक में चले जाए जमा करने पैसा, तो बैंक वाले को चिंता होगी, अरे बाप रे ब्याज सहित पैसा देना पड़ेगा इन सब लोगों को। तो ये बैंकों की लाइबिलिटीज है, याद रखना। ये क्या है, बैंकों की लाइबिलिटीज। तो याद रखना है, जमा स्वीकार करना बैंकों के लिए क्या है, लाइबिलिटीज है। ये बैंकों के लिए लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज मतलब उनकी चिंता है ये, क्योंकि उनको ब्याज सहित देना है वापस पैसा, इसलिए हमने यहां पर लिखा है जीडीटीएल, ग्रोस डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। ठीक है, ये मान लेते हैं हम कि एक दिन में ये बैंक में पैसा जमा हुआ, एक दिन में मान लेते हैं डिमांड डिपॉजिट कितना है, मांग जमा, कोई व्यक्ति आया उसने 100 रुपए डिमांड डिपॉजिट में जमा कर दिए, है ना, और कोई व्यक्ति आया जिसने 20 रुपए मेरे दोस्त किस में जमा कर दिए, तो समय जमा में जमा कर दिए, 20 रुपए की एफडी करवा ली। ठीक है, ये सारे लोग, एक दिन का डेटा मैं ले रहा हूं, खाली एक दिन का, कि एक दिन के अंदर कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने 100 रुपए डिमांड डिपॉजिट में जमा किए, कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने टाइम डिपॉजिट में 20 रुपए जमा किए, तो टोटल जीडीटीएल कितना आ जाएगा, 120 रुपए आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोले हाँ सर आ जाएगा। मुझे एक बात बताओ, क्या बैंक में केवल लोग पैसा जमा करने ही आते हैं क्या? भाई मैं बैंक में जाता हूं तो हो सकता है, मैं तो खैर ऐसी की हवा खाने जाता हूं, पर हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हो जो बैंक में से पैसा निकालने गए हो। तो किसी दिन मान लेते हैं 120 रुपए टोटल जमा हुए, लेकिन किसी दिन बैंक में से कुछ लोग पैसा निकालने भी तो आए, तो इस टोटल जमा में से, इस जीडीटीएल में से, सुनना इस बात को अच्छे से, इस जीडीटीएल में से जितने लोग पैसा निकालने आए हैं उसको हम बोलते हैं आईबीएल, इंटर बैंकिंग लाइबिलिटीज बोलते हैं, या किसी ने चेक लगा रखा होगा, कुछ भी हो, तो नेट पैसा कितना बचा बैंक के पास में, उसी को हम बोलते हैं एनडीटीएल। क्या बोलते हैं, एनडीटीएल। ठीक है, अब एक और समझ लो थोड़ा सा बात, मान लेते हैं बैंक के अंदर 120 रुपए टोटल जमा हुए एक दिन में, उसी दिन लोग 20 रुपए निकालने भी आ गए, क्योंकि सारे लोग जमा करने तो नहीं आएंगे ना, कुछ लोग निकालने भी आएंगे, 20 रुपए निकालने आ गए, तो बैंक के पास नेट पैसा कितना बचा, तो नेट पैसा बचा 100 माइनस 20 बराबर 100 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने छोटा आंकड़ा लेकर आपको खाली समझाने का प्रयास किया है। तो मुझे बताओ बैंक का एनडीटीएल कितना निकला, 100 रुपए निकला। कोई दिक्कत, बैंक का एनडीटीएल कितना निकला, 100 रुपए निकला।
तो एनडीटीएल समझ में आ गया, एनडीटीएल कैसे निकालते हैं। ये परीक्षा में नहीं आएगा कि एनडीटीएल क्या होता है, कैसे निकालते हैं, खाली मुझे तो एक शब्द चाहिए था, एनडीटीएल, जीडीटीएल और आईबीएल। ठीक है, अब मैं क्योंकि सीआरआर एसएलआर में यूज करूंगा, कमर्शियल बैंक के एनडीटीएल का इतना % हिस्सा, तो फिर आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने बता दिया एनडीटीएल होता क्या है। फिर से सुन लो, बैंक में जमा दो तरीके से आप कर सकते हैं, मांग जमा और समय जमा। किसी एक दिन के अंदर जितने लोग बैंक में पैसा जमा करने आते हैं उसे बोलते हैं जीडीटीएल। उसी दिन जितने लोग पैसा निकालने आते हैं उसको बोलते हैं आईबीएल। तो नेट पैसा उस दिन बैंक में कितना बचेगा उसे बोलते हैं एनडीटीएल। तो एनडीटीएल क्या होता है, तो जीडीटीएल में से आईबीएल को घटाने पर एनडीटीएल की प्राप्ति होती है। मैं इन तीनों के फुल फॉर्म लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पहला शब्द मैंने बताया था जीडीटीएल। जीडीटीएल का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। थोड़ा बड़का लिख देता हूं, जीडीटीएल, जीडीटीएल, जीडीटीएल। और जीडीटीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जीडीटीएल का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। ग्रोस डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, ग्रोस डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। ओके, हिंदी में याद करने की जरूरत नहीं है, अंग्रेजी ही ज्यादा सही है। ठीक है, इसको बोलते हैं जीडीटीएल। वैसे ही एक होता है आईबीएल, आईपीएल मत याद रख लेना, आईबीएल, आईबीएल। और आईबीएल को हम बोलते हैं इंटर बैंकिंग लाइबिलिटीज। क्या बोलते हैं आईबीएल को, इंटर बैंकिंग लाइबिलिटीज, इंटर बैंकिंग लाइबिलिटीज। क्या बोलते हैं भाई, इसको इंटर बैंकिंग लाइबिलिटीज के नाम से जानते हैं। और एक और शब्द क्या था हमारा, एनडीटीएल, एनडीटीएल। और एनडीटीएल का पूर्ण रूप होता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। क्या बोलते हैं आप इसे, तो याद रखना है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। ये तीनों शब्द है। ठीक है, इन तीनों शब्द का फुल फॉर्म याद रखना है आपको। ठीक है, ओके, आ गई बात समझ में। चलो, तो एनडीटीएल शब्द आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं यहां पर थोड़ी सी सीआरआर के बारे में। सीआरआर को समझने के लिए इतनी सारी रामायण हमें गढ़नी पड़ी। ओके, तो हम लोग अगला पॉइंट लेते हैं, सीआरआर। सीआरआर, अब हमें यह देखना पड़ेगा कि सीआरआर होता क्या है। आइए जरा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो सीआरआर का फुल फॉर्म लिखते हैं। तो सीआरआर का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। क्या बोलते हैं आप सीआरआर को, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं नगद आरक्षित अनुपात। कैश का मतलब होता है नगद, रिजर्व का मतलब होता है आरक्षित, और रेशो का मतलब होता है अनुपात। कैश रिजर्व रेशो आप इसे बोलते हैं, नगद आरक्षित अनुपात। अब ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी कहानी हमें यहां पे लिखनी पड़ेगी। लिखेंगे, व्यापारिक बैंक का, कमर्शियल बैंक का, कमर्शियल बैंक का अंग्रेजी में लिख दूं, कमर्शियल बैंक के एनडीटीएल का। अब आ गया एनडीटीएल शब्द वापस से, है ना। तो कमर्शियल बैंक के एनडीटीएल का कमर्शियल बैंक के एनडीटीएल का कमर्शियल बैंक के एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत, कुछ प्रतिशत भाग, कुछ प्रतिशत भाग आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है।
आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है या जमा होता है, जमा करना होता है, ठीक है। इस जमा पर, इस डिपॉजिट पर, इस जमा पर आरबीआई, आरबीआई ब्याज नहीं देता, इंटरेस्ट नहीं देता। याद रखना, ये जो जमा करता है ना, उस पर आरबीआई इनको ब्याज नहीं देता। मतलब क्या है वो जरा समझना, हिंदी में ही तो लिखा है, और क्या हिंदी लिखना है अंकिता जी? कहां हिंदी चाह रहे हो आप? ऊपर यहां पे? ऐसे जरूरत नहीं है, पर आप नहीं मान रहे हो तो लिखो नगद आरक्षित अनुपात, नकद आरक्षित अनुपात। इसको अंग्रेजी में ही याद रखो आप, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात ऐसे आप इसे बोल देते हैं, पर दीदी इसको अंग्रेजी में ही याद रखो, कैश रिजर्व रेशियो। वो ज्यादा सही और ज्यादा मजा भी उसी में आएगा पढ़ने में, ठीक है। खैर, मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि कोई भी कमर्शियल बैंक है, कोई भी व्यापारिक बैंक है मेरे दोस्त, जैसे मैं किसी व्यापारिक बैंक का नाम यहां पे लूं तो किसी भी कमर्शियल बैंक का नाम मैं ले सकता हूं। जैसे मैंने लिया यस बैंक, यस बैंक एक प्रकार का कमर्शियल बैंक है, बोले हाँ सर, है ना। अब ये यस बैंक क्या कर रहा है, अपने एनडीटीएल का, इसका एनडीटीएल है मान लेते हैं, कुछ भी हो, इसका एनडीटीएल 100 रुपए है, ऐसा मान लेते हैं, एक छोटा आंकड़ा ताकि आपको थोड़ा सा आसान भाषा में समझ में आए। मान लेते हैं इसका एनडीटीएल कितना है, 100 रुपए। इसका एनडीटीएल जो है वो कितना है, 100 रुपए, ठीक है। इस 100 रुपए का कुछ परसेंटेज हिस्सा इसको किसके पास में जमा करना पड़ता है, सीआरआर के रूप में। तो 100 रुपए का कुछ परसेंटेज हिस्सा इसको इसको जमा करना पड़ता है आरबीआई के पास में, आरबीआई के पास में। तो क्या आरबीआई इस कमर्शियल बैंकों को उसके बदले कुछ ब्याज व्याज देता है क्या? क्या इस पर कुछ ब्याज देता है, इस जमा करने पर ब्याज देता है क्या? तो याद रखना, ये इस पर ब्याज ब्याज नहीं देता है, नहीं देता, ब्याज नहीं देता है। तो इसी प्रकार की जमा को हम सीआरआर बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो। अब मैं आपको बताता हूं कि सीआरआर अगर बढ़ता है तो क्या प्रभाव पड़ता है मार्केट में लिक्विडिटी पर, यह ज्यादा जरूरी है और यहीं से प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षा में, ठीक है। यह समझना, अगर सीआरआर ज्यादा होगा, अगर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कमर्शियल बैंकों को एनडीटीएल का ज्यादा प्रतिशत हिस्सा आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा, तो एनडीटीएल के पास में, सॉरी गलत बोल गया, फिर से सुनो, जितना ज्यादा मात्रा में कमर्शियल बैंकों को आरबीआई के पास में पैसा ज्यादा करना पड़ेगा, कमर्शियल बैंकों के पास में लोन देने के लिए, मार्केट में कर्ज देने के लिए उतना ही कम पैसा बचेगा, ठीक है। तो सीआरआर ज्यादा होगा तो इनके पास में तरलता, बैंकों के पास में तरलता क्या हो जाएगी, लिक्विडिटी कम हो जाएगी। गलत है क्या? सही है ना? लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और लिक्विडिटी कम होने से, याद रखना मेरे दोस्त, लिक्विडिटी कम होने से क्या होगा, लिक्विडिटी कम होने से साख सृजन क्षमता भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अरे भाई, अगर लिक्विडिटी कम होगी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर लिक्विडिटी कम होगी, बैंकों के पास में पैसा कम बचेगा, बैंकों के पास में पैसा कम बचेगा, तो ये मार्केट में लोन कम से कम दे पाएंगे ना, तो इनकी साख सृजन क्षमता जो है, या साख सृजन जो है, उसमें भी क्या होगी, कमी होगी कि नहीं होगी? भाई इनके पास पैसा ही नहीं है ना लोन देने के लिए, तो साख सृजन भी क्या होगा, कम होगा। मुझे एक बात बताओ, महंगाई में आरबीआई क्या करती है? महंगाई में आरबीआई सीआरआर को बढ़ा देती है, अरे ब्याज दरों को बढ़ाएगी, ठीक है, ब्याज दरों को बढ़ाएगी। तो सीआरआर क्या होता है? तो सीआरआर किसी भी कमर्शियल बैंक के एनडीटीएल का कुछ परसेंट हिस्सा है, जो किसके पास में जमा करना पड़ता है, आरबीआई के पास में जमा करना पड़ता है, और आरबीआई इस पर ब्याज भी नहीं देता, तो इस जमा पर ब्याज नहीं मिलता। सीआरआर जितना ज्यादा होगा, बैंकों के पास में लोन देने के लिए पैसा उतना ही कम बचेगा, और वो लोन कम से कम दे पाएगी, जिसकी वजह से साख सृजन क्षमता कम रहेगी, ठीक है। अगर सीआरआर कम हो गया, मान लो इन इन आरबीआई ने बोला कि चलो सीआरआर कम है, तो बैंकों के पास में पैसा ज्यादा बचेगा, और जब बैंकों के पास में पैसा ज्यादा बचेगा, बैंकों के पास में तरलता ज्यादा होगी, लिक्विडिटी ज्यादा होगी, तो वो मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लोन दे पाएगी, जिससे साख सृजन बढ़ेगा। साख सृजन क्या होगा, बढ़ेगा। कोई दिक्कत? साख सृजन जिससे बढ़ेगा, मार्केट में लोगों की डिमांड बढ़ेगी और ये चीजें चलेगी। ओके, तो ये कहानी है सीआरआर की। ओके, सवाल क्या बन सकते हैं? सवाल ये बन सकता है कि सीआरआर किसके पास जमा होता है,
तो याद रखना सीआरआर आरबीआई के पास जमा होता है। सीआरआर क्या होता है? तो सीआरआर क्या होता है? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, सीआरआर क्या होता है? तो किसी भी कमर्शियल बैंक के एनडीटीएल का कुछ परसेंट हिस्सा होता है जो इनके पास जमा होता है। ठीक है भाई? बताओ। ठीक है ना? महंगाई को कम करने के लिए सीआरआर को बढ़ाया जाता है ना, और डिमांड बढ़ाने के लिए सीआरआर को कम किया जाता है। ओके, चलिए, उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। हाँ, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर प्रेजेंट टाइम में कितना है? बता देंगे यार, वो भी बता देंगे। मैं चाह रहा हूं पहले सारा पढ़ा दे, क्योंकि ये अपडेट होता रहता है। अभी फरवरी में फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होगी, फिर अपडेट हो जाएगा ये। ठीक है, तो वो भी बता दूंगा, सब बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल इतना समझो, कॉन्सेप्ट समझो आप, सीआरआर। ठीक है, आ गई बात समझ में? किसके पास जमा होता है? ये आरबीआई के पास जमा होता है। इस पर ब्याज मिलता है क्या? नहीं मिलता। ठीक है, सीआरआर डेली जमा करना होता है क्या? बहुत अच्छा सवाल है प्रदीप। नहीं, डेली नहीं। ये 15 दिन का औसत निकाला जाता है, 15 डेज का एवरेज है। तो 15 दिन का औसत रहता है और इसी एवरेज को मेंटेन किया जाता है आने वाले 15 दिन तक। ठीक है, ये सीआरआर। अब अगला हेडिंग डालेंगे एसएलआर। अगला हेडिंग क्या डालेंगे? एसएलआर। एसएलआर, एसएलआर। और एसएलआर का फुल फॉर्म क्या है? तो एसएलआर का फुल फॉर्म है स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या बोलते हैं? स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसे हम शुद्ध हिंदी में बोलते हैं सांविधिक तरलता अनुपात। पर मैं फिर कह रहा हूं, मतलब नहीं है, पर फिर भी लिख लो, सांविधिक तरलता अनुपात। सांविधिक तरलता अनुपात क्या बोलते हैं आप इसे? सांविधिक तरलता अनुपात के नाम से आप इसे जानते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई? सांविधिक तरलता अनुपात, एसएलआर आप इसे कहते हैं। एसएलआर, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, है ना? स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, ओके। चलिए, सांविधिक तरलता अनुपात ये क्या होता है? तो लिखेंगे किसी कमर्शियल बैंक के एनडीटीएल का, किसी कमर्शियल बैंक, किसी कमर्शियल बैंक किसी कमर्शियल बैंक के एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत हिस्सा, किसी कमर्शियल बैंक के एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत हिस्सा या कुछ प्रतिशत भाग जो बैंकों को स्वयं के पास रखना पड़ता है, जो बैंकों को स्वयं के पास सुरक्षित रखना होता है, खुद के पास रखना पड़ता है। जो बैंकों को खुद के पास सुरक्षित रखना पड़ता है उसी को एसएलआर बोलते हैं। ठीक है, अब याद ये रखना है मेरे साथियों कि यह कितने रूपों में हो सकता है। तो लिखेंगे एसएलआर, एसएलआर कैश, कैश का मतलब होता है नगद, गोल्ड, या कैश में हो सकता है, गोल्ड में हो सकता है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी जी सेक, जिसे हम लोग बोलते हैं सरकारी प्रतिभूति।
सरकारी प्रतिभूति, है ना। तो एसएलआर कैश, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में हो सकता है, के रूप में हो सकता है। के रूप में हो सकता है, कोई दिक्कत बताओ। तो एसएलआर कितने रूप में हो सकता है? कैश में हो सकता है, गोल्ड में हो सकता है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में हो सकता है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर अगर एसएलआर ज्यादा होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर एसएलआर ज्यादा है, अगर एसएलआर ज्यादा है तो बैंकों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने पास कैश रखना पड़ेगा। इसका मतलब है वो बाजार में कम से कम लोन दे पाएगी, तो उसकी तो तरलता घट गई। तो एसएलआर ज्यादा होगा तो तरलता में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तरलता यानी कि लिक्विडिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और तरलता कम होने की वजह से साख सृजन कम हो जाएगा। अरे भाई, बैंक कम से कम लोन दे पाएगी ना फिर मार्केट में, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पार्ट तो उसको अपने पास सुरक्षित रखना पड़ रहा है। ठीक है, दूसरी बात, एसएलआर अगर बढ़ जाए, सॉरी एसएलआर कम हो जाए, आरबीआई बोले कि चलो अब कम रखो अपने पास में, बाकी आप लोन दे सकते हो, तो एसएलआर कम होगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, तरलता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और तरलता बढ़ जाएगी जिसकी वजह से बैंक ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मार्केट में लोन दे पाएगी, साख सृजन ज्यादा से ज्यादा हो पाएगा। आ गई बात समझ में? तो ये भी आपको यहां पर याद रखना है। तो एसएलआर ये होता है भैया। सर एनडीटीएल नेगेटिव भी हो सकता है या नहीं? कभी नहीं हो सकता ऋषिका। एनडीटीएल नेगेटिव कैसे हो सकता है? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। कि फिर बैंक चलेगा ही क्यों? आप खुद सोचो ना, अगर बैंक में लोग खाली पैसे निकालने आए, जमा कराने कोई आए नहीं, तो फिर बैंक चलेगा क्यों? बैंक बंद हो जाएगा। ठीक है, जमा तो करने पड़ेंगे ना। बैंक में पैसा जमा होता है तभी बैंक चलता है, क्योंकि खर्चा तो निकलना चाहिए जो काम कर रहे हैं उनका भी। ठीक है, चलिए। ओके, एसएलआर, रेपो रेट, एसडीआर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिक्विडिटी। ओके, आगे बताएं, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? ये एसएलआर समझ में आ गया आप लोगों को? अब एक आपके मन में सवाल आएगा, सर ये सरकारी प्रतिभूति क्या होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है ना। पर पहले इतना आप मुझे बताओ कि हाँ सर यहां तक ओके है, यहां तक की रिपोर्ट ओके है सर, हमें आगे बढ़ना है अब। ठीक है, तो मैं फिर अगले पॉइंट की चर्चा करता हूं। ओके, चलिए, एसएलआर हो गया। अब हम अगली बात लिखते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है ना। सरकारी प्रतिभूति जिसे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं, सरकारी प्रतिभूति, सरकारी प्रतिभूति, सरकारी प्रतिभूति। तो लिखेंगे यह सरकार द्वारा जारी की जाती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यह सरकार द्वारा, यह सरकार द्वारा यह सरकार द्वारा जारी करके या जारी की जाती है। सरकार द्वारा जारी की जाती है, बस इतनी बात है। दूसरी बात मेरे साथियों, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है, ठीक है, वो सरकार की तरफ से होती है। उदाहरण लिखे आप इसके, कैसे, क्या क्या उदाहरण है? तो जैसे स्टाम्प, स्टाम्प ड्यूटी या स्टाम्प पेपर आप बोल दो,
या फिर ट्रेजरी बिल, टी बिल भी बोल देते हैं, ये भी एक प्रकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। अब सरकार क्यों जारी करती है, इसका उद्देश्य क्या है, सरकार का उद्देश्य क्या है, सरकार क्यों जारी करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी? भाई ये भी तो हमारे मन में सवाल आएगा कि क्यों सर, क्यों जारी की जाती है? मुझे एक बात बताओ, पैसों की आवश्यकता सरकार को नहीं है क्या, है ना? तो सरकार पैसों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जारी करती है। जब सरकार को पैसा चाहिए तो वो कहां से करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के माध्यम से करेगी। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उद्देश्य क्या है इसका, है ना, सरकार, या ऐसा लिखे, उद्देश्य लिखेंगे वित्त प्राप्त करने के लिए, तो पैसा प्राप्त करने के लिए यह जारी की जाती है। क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी गवर्नमेंट करती है जारी, ठीक है, और वो इसलिए करती है ताकि क्या किया जा सके, पैसा इकट्ठा किया जा सके, है ना। इसे शॉर्ट रूप में जी से कहा जाता है, लिखे इसे, इसे जी सेक, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जी सेक कहा जाता है, इसे जी सेक कहा जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं, है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप इसे बोलते हैं। ओके, चलो, रंजना चौहान कह रहे हैं महंगाई और तरलता दोनों एक है, नहीं अलग अलग है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपकी इच्छा होती है किसी दिन क्लास लेने की तो आप क्लास लेते हैं, किसी दिन मन नहीं होता है तो नहीं लेते हैं, ऐसा है क्या शायद? क्योंकि एक बच्चा एक दीदी मेरी पूछ रही, मीनाक्षी सर साख क्या होता है? आप खुद ईमानदारी की बात बताइए, मैं बाकी सभी साथियों से पूछना चाह रहा हूं, क्या मैंने आपको साख नहीं बताया, साख क्या होता है? देखो दोस्तों, अगर आपका मन हुआ कि आज क्लास ले लेते हैं और कल नहीं लेते हैं तो कोई सेंस नहीं है क्लास लेने का, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हर क्लास आपकी पिछली क्लास से जुड़ी हुई होती है। मैंने आपको इन्फ्लेशन भी बताया है क्या होता है, डिफ्लेशन भी बताया, मंदी भी बताया है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई है, ठीक है, कई सारी चीजें बताई है। अब तरलता का मतलब पैसा होता है रशिका, है ना, मैं ऑलरेडी ये सब चीजें बता चुका हूं। अब आप अगर ऐसा करोगे कि किसी दिन आ गए, मन हो गया कि क्लास ले लेते हैं, किसी दिन नहीं हुआ, तो फिर पढ़ने का कोई सेंस निकलेगा नहीं मेरे दोस्त, है ना। फिर वही बात है कि फिर उन्हीं बातों को रिपीट करते जाओ। देखो, जब चैप्टर में बताया जाता है ना तो डिटेल्ड में बताया जाता है, और जब आप ऐसे पूछते हो ना तो खाली एक बात बताई जाती है। जैसे किसने पूछा तरलता मतलब क्या होता है, तो मैंने बताया तरलता का मतलब होता है पैसा, तो बस बात खत्म हो गई। लेकिन मैंने उस दिन तरलता का मतलब आपको ओरिजिनल मतलब चीजों के साथ बताया था कि तरलता क्या होती है, कैसे होती है। एक बच्चा पूछ रहा है सर बॉन्ड क्या होता है, कैपिटल मार्केट जब पढ़ाऊंगा तब वहां पर बताऊंगा बॉन्ड क्या होता है ना। एक पूछ रहा है सर ट्रेजरी बिल क्या होता है, हाँ, ट्रेजरी बिल भी कैपिटल मार्केट में ही मैं आपको डिस्कस करूंगा, पर फिलहाल के लिए इतना बता देता हूं कि ट्रेजरी बिल सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, जिसे टी बिल बोलते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो सरकार को जब भी पैसों की आवश्यकता पड़ती है सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करती है, ओके, कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचती है। अब आपके मन में सवाल आएगा सर कौन खरीदता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी? अरे हम भी खरीद सकते हैं, आप भी खरीद सकते हैं, कोई भी खरीद सकता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मैं खरीद सकता हूं, आप खरीद सकते हैं, कोई बैंक खरीद सकता है, ठीक है। तो क्या सरकार बेचती है सर? हाँ, सरकार आरबीआई के माध्यम से बेचती है, आरबीआई के माध्यम से बेचती है। मैं बोल रहा हूं सरकार के पास इतना टाइम नहीं, मोदी जी के पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। मोदी जी के पास टाइम नहीं है कि वो बोले कि अरे लो रे मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच रहा हूं, कौन खरीदेगा, ठीक है। तो वो आरबीआई को बोलती है कि काम करो तुम हमारी तरफ से बेच दो, हमें जो पैसा इकट्ठा हो जाए दे देना, ठीक है। यशोवर्धन जी सर सीआरआर फिक्स होता है क्या? नहीं होता, चेंज होता जाता है, ओके। चलो भाई, तो बात समझ में आ गई सरकारी प्रतिभूति क्या होती है। अभी के लिए केवल इतना। देखो जहां जो चीज जरूरी है ना मैं वहीं पर वही चीज बताऊंगा, जहां पर जो चीज आएगी उसके बारे में डिटेल्ड में बात होगी। और यकीन मानो अगर आपने डेली क्लास ले ली तो इकोनॉमिक्स में आप हीरो बन जाओगे, ये तो तय है, और बहुत अच्छा कर लोगे, मुझे इतना विश्वास भी है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें इसको खाली इसलिए समझना पड़ा ताकि मैं आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन समझा दूं। आओ अगला हेडिंग डालते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस।
इसको हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशंस के नाम से जानते हैं, हिंदी में बोलते हैं खुले बाजार की क्रिया है। आपको याद होगा ये मात्रात्मक उपकरण हम पढ़ रहे हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसको हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? हिंदी में इसको बोलते हैं खुले बाजार की क्रिया। ओपन का मतलब होता है खुला, मार्केट का मतलब होता है बाजार, तो खुले बाजार की क्रिया है। अब खुले बाजार की क्रियाओं में क्या होता है? तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदती बेचती है, क्रय विक्रय करती है। क्यों खरीदती बेचती है? ताकि बाजार के अंदर क्रेडिट को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि साख सृजन और साख नियंत्रण दोनों अलग अलग है। मैंने आपको बताया था कि साख नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा। और साख सृजन किसके द्वारा किया जाता है? व्यापारिक बैंकों के द्वारा। दोनों शब्दों में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, ओके। तो यहां देखना, यहां पर मैं क्या लिखूंगा? पहली बात तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? लिखे इसे आरबीआई द्वारा संचालित किया जाता है। इट इज ऑपरेटेड बाय आरबीआई, इसे आरबीआई द्वारा संचालित किया जाता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है? तो आरबीआई इसे ऑपरेट करती है। कौन करती है? आरबीआई। इसमें क्या होता है? तो इसमें आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदती बेचती है। तो लिखेंगे इसमें आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी, शॉर्ट फॉर्म में जीसेक लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो इसमें आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का क्रय विक्रय करती है। क्रय विक्रय का मतलब होता है बाय सेल करना, क्रय विक्रय करती है। फिर आपके मन में एक सवाल आएगा, सर क्यों? व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? क्या इसका उद्देश्य होता है सर? ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों खरीदती बेचती है? तो मैंने अभी आपको बताया कि खरीदने बेचने का खाली एक ही उद्देश्य होता है, और वो उद्देश्य होता है मेरे साथियों साख नियंत्रण। साख नियंत्रण पहला उद्देश्य, साख नियंत्रण करना, क्रेडिट कंट्रोल करना। क्रेडिट कंट्रोल करना किसके द्वारा किया जाता है? क्रेडिट कंट्रोल आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस को अपनाती है। ठीक है, अब अंशिका जी का सवाल है, सर इसको जनता के खरीदने से क्या प्रॉफिट होगा? सुनो, मेरे पास आज भी मेल आया है, डेली मेल आता है, और मेल क्या आता है कि आरबीआई, देखो मैंने क्या ना, ये सब समझने के लिए मैंने क्या किया, इन सब चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए क्या किया पता है आपको? इन सब चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए मैंने क्या किया है ना, हमने क्या किया इस पर जानने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक ऐप डाउनलोड करा। आप मत करना, आपको मैं बता देता हूं कि किस तरीके से ये किया जा सकता है। तो आरबीआई रिटेल डायरेक्ट ऐप एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करके आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद सकते हो, बेच सकते हो। क्यों? क्यों जनता क्यों खरीदेगी? क्योंकि देखो सबसे ज्यादा निवेश का सबसे अच्छा माध्यम है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा निवेश करना। क्यों? क्योंकि आरबीआई बेच रही है और सबसे सुरक्षित है। अगर मेरे पास पैसा है तो मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लूं, उस पर मुझे ब्याज मिलता है, इसलिए लोग निवेश करते हैं उसके अंदर। तो अतुल भाई, निवेश करने का एक तरीका है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसको खरीदना बेचना। ठीक है, बस यही फायदा है। ओके, बहुत सारे फायदे ऐसे देखा जाए तो, पर मुख्य यही फायदा है। अब देखो, पहला है साख नियंत्रण, दूसरा क्या है, मैं ये भी लिख सकता हूं महंगाई पर नियंत्रण। महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए भी, महंगाई को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, तो महंगाई नियंत्रण, महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए भी ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो है उसके अंतर्गत गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदा बेचा जाता है। कहां मिलता है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलता है, आपकी बैंक में भी मिल सकता है। आप अपने बैंक मैनेजर साहब को बोल दो कि साहब जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिकने को आए हमें जरूर याद करना, हम खरीदने के लिए तैयार है। तो आपका बैंक मैनेजर आपको मेल करेगा, कॉल करेगा, फोन करेगा, बोले सर बिक्री है, आ जाओ, आ जाओ, लेना हो तो। ठीक है ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसका उद्देश्य भी मैंने आपको बता दिया ओपन मार्केट ऑपरेशंस का। अब मुझे एक बात बताओ, आरबीआई कब सेल करेगा? आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कब सेल करेगा?
तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कब सेल करेगा, मुझे ये बताओ। आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगा तो क्या होगा? आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर रहा है, मान लो ये सेल लिखा है मैंने, है ना, और इसको कौन खरीदेगी? जनता खरीदेगी, कोई कमर्शियल बैंक खरीदेगी, कोई भी खरीदे, जनता भी इसको खरीद सकती, मैं भी खरीद सकता हूं, आप भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, जनता ने इसको खरीदा, बदले में जनता इसको क्या देगी? पैसा देगी, पैसा देगी। जनता इसको क्या देगी? पैसा। कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बहुत सरल सी चीज मैं आपको बता रहा हूं, आपको खाली समझना है। आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करता है जनता को, किसी कंपनी को या किसी बैंक को, तो जनता या कंपनी इसको पैसा देगी, जिसकी वजह से जनता के पास में तरलता की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। जनता के पास लिक्विडिटी कम हो जाएगा, और लिक्विडिटी कम होने की वजह से डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और डिमांड कम होने की वजह से इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी? कंट्रोल हो जाएगी। महंगाई को नियंत्रित कर लिया जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गई। तो इन्फ्लेशन क्या हो गई? कंट्रोल हो गई। कोई दिक्कत? बताओ, सिंपल सी बात है यार, इतनी सरल सी बात, बताओ आपकी कसम, इतना आसान हो गया, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर एक पॉइंट लिखूं कि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कब करती है? जब उसको महंगाई को कंट्रोल करना पड़ता है। तो मैं एक बात लिख सकता हूं कि आरबीआई महंगाई को कम करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचती है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो मैं आपको यहां पर बताता हूं, लिख देता हूं इस बात को, लिखता हूं आरबीआई महंगाई या इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए, आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए, आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए जी सेक को सेल करती है। कोई दिक्कत तो नहीं है? सेल करती है। और बाय कब करती है? बाय कब करेगी? जब मार्केट में डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इसका उल्टा लिखेंगे, आरबीआई, आरबीआई, आरबीआई डिमांड बढ़ाने के लिए, डिमांड बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदती है, जी सेक को खरीदती है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बहुत आसान सी चीज है भैया, जी सेक को खरीदती है, बस भाई इतनी सी बात है। सवाल पूछा जाता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कब बेचा जाता है, तो महंगाई को नियंत्रित करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचा जाता है। सरल सी चीज है ना, सड़ी सी चीज है और सरल सी चीज है सच में। तो ये आज की इस कक्षा की पूरी स्टोरी रही आपकी। बाकी उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, इसको पढ़ के आइएगा आप लोग। कल आपकी क्लास नहीं होगी, मंडे को हम लोग मिलेंगे। मंडे को कल सैटरडे है, मंडे को हम लोग मिलने वाले हैं, ठीक है। तो मंडे को हम लोग मिलेंगे, इससे आगे की चर्चा हम मंडे को करेंगे। एमएसएफ, एसडीएफ, है ना, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट, इनके बारे में पढ़ना है। फिर मतलब एक क्लास और लगेगी ये सब पढ़ने के लिए, फिर बैंकों के राष्ट्रीयकरण वगैरह वगैरह चर्चों के बारे में हम करेंगे। ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, शेष वार्ता आपसे करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल। पढ़ के जरूर आइएगा, कल आपके पास समय है। ओके, शुक्रिया।